हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है विलेज। ये कहानी है माया नाम की लड़की की जो अपने हर रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए एक टोलिंग बूथ पर काम करती है। लेकिन आज उस एरिया में काफी कम गाड़ियां आई हैं, पर एक गाड़ी है जो हर रोज आती है और उसमें बैठा हुआ शख्स माया को तंग भी करता है, जिससे कि वो बहुत परेशान रहती है। और इसी वजह से उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त डैनी को भी इस बारे में बताया, पर उसे कहना है कि वो उसे इग्नोर करे। लेकिन आज तो हद हो गई है। वो आदमी अपनी कार से उतरकर माया के पास आता, पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो आदमी उसे रायू नाम से पुकारता है और कहता है। लेकिन माया इन सब बातों से इनकार कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ से चली जाओ, पुलिस आ रही है, मैंने कॉल कर दिया। तो आदमी चुपचाप वहां से तो चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद माया देखती है कि वो एक बड़ा सा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखकर वो घबरा जाती है और बूथ से बाहर निकलकर भागने लगती है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता और उसे मारने वाला था, लेकिन तब तक वहां पुलिस आ जाती है। लेकिन इतनी देर में उसने उसके पैरों में एक चाकू मार दिया था, जहां पर उसे एक चोट का निशान दिखता है। शायद ये निशान उसके पास से जुड़ा हुआ। समय बीत जाता, माया ने वो जॉब छोड़ दिया। उस हादसे के बाद अब उसने अपनी दोस्त डैनी के साथ एक बिजनेस कर लिया है, पर वो कुछ खास चल नहीं रहा है। कुछ दिनों के बाद माया को उसकी आंटी के पास एक फोटो मिलता है जो कि उसके मॉम डैड का था, और फोटो में वो भी थी। लेकिन दोनों की नजर इनके पीछे बने घर पे जाती है जो माया के पेरेंट्स का था। इसके बाद जब वो उस फोटो को पलटते हैं तो उन्हें वहां उस घर का एड्रेस भी मिलता है, और उस फोटो में लिखा था रायू, यानी कि वो आदमी सच बोल रहा था। अब माया का असली नाम रायू है, लेकिन उसे इतना सब कुछ कैसे पता था, वो उसे मारना क्यों चाहता था, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस घर को क्लेम करे और उसे बेचकर जो भी पैसे मिले वो अपना बिजनेस में लगा दे। लेकिन इसके लिए उन्हें गांव जाना होगा, क्योंकि शायद वहां किसी पे इसके डॉक्यूमेंट मौजूद हो। लेकिन तभी माया को कुछ महसूस होता है। जब वो वॉशरूम जाकर देखती है तो उसके पैर में वही कट से एक पेपर बाहर आ रहा था। अब उस छोटे से नोट को वो बाहर निकालती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, इसलिए वो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब वो डैनी को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है, और इसके बाद वो लोग बस में बैठ जाते हैं, जहां माया अपने को पैसेंजर को वो नोट दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। वो देखकर कहता है कि ये एक रक्षा कवच है जो आत्माओं को दूर रखता है। लेकिन आखिर ये माया के पैर में कैसे पहुंचा, वो भी स्किन के अंदर कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर माया को सड़क के किनारे 3 बच्चियां बार बार दिखाई दे रही थी, जो कौन थी और यहाँ इतनी रात में क्या कर रही थी, ये किसी को पता नहीं है। इसके पीछे भी एक वजह है जो आपको आगे पता चलेगी। फाइनली ये लोग बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन विलेज तक जाने के लिए कोई टांगे वाला राजी नहीं था, और बड़ी मुश्किलों बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो चलने के लिए मानता है। बीच रास्ते में वो उन्हें उस विलेज के बारे में बहुत सी चीजें बताता है, जैसे कि वहाँ पे घर तो बहुत सारे हैं लेकिन लोग बहुत ही कम है। जो थे वो किसी अनजान चीज की वजह से मारे गए या फिर किसी बीमारी की वजह से मर गए। ये सब सुन के उन्हें बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसके बाद वो उन्हें गांव के सरपंच के घर के आगे छोड़ देता है, लेकिन वहां वो नहीं था। उसकी माँ बाहर आती, जिन्हें माया अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताती, और वो कहती है कि हम स्टूडेंट हैं और यहाँ पर पपेट हिस्ट्री के बारे में खोज करने के लिए आए हैं। पर वो लेडी कहती है कि आज कोई नहीं है, तुम लोग कल आना। लेकिन आज रात ये कहाँ गुजारेंगे, यहाँ तो इन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो माया को यहाँ पर वही पुराना घर याद आता है। वो उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है, जो पिछले 20 सालों से बंद था। लेकिन आज की रात ये यही गुजारने वाले हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। वहाँ माया को अपने मॉम डैड की कई सारी फोटोज मिलती है, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उन सारी फोटोज में कहीं भी माया नजर नहीं आ रही थी। पर ऐसा क्यों है? तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती है, शायद कोई मर गया था, उसे वो लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे। अब वो दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते, जहाँ पर वो हरजोई गाँव के कब्रिस्तान में पहुंच जाते। वहाँ माया को अपनी मॉम डैड की ग्रेव भी मिलती है। वहाँ वो थोड़ी दूर रुकते हैं, पर बाराते समय उन्हें पता चलता है कि ये सेमेट्री असल में उसके पेरेंट्स ने ही बनवाई थी, लेकिन गांव वालों ने उनके नाम छुपा दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते, या फिर कोई और वजह थी। अब दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उस रात माया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो डैनी को भी उठाती है, लेकिन वो नहीं उठती, तो वो अकेले ही जाती है। पर यह आवाज़ दूसरे घर से आ रही थी, जहाँ पर हम एक औरत को लेबर पेन में देखते हैं, जिसकी डिलीवरी होते ही सब कुछ चुप हो जाते हैं। उसी दौरान वहां पर सरपंच आते हैं, जो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, और फिर उस बच्चे की आवाज ही नहीं आती। तो यहाँ उन्होंने उस बच्चे के साथ क्या किया हम नहीं जानते। लेकिन जब अगले दिन ये दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज फिर से गाँव में किसी की मौत हो गई है और उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। आखिर ये लोग कौन है जो हर दिन मर रहे हैं? यही सवाल माया के दिमाग को परेशान करने लगता है। वो दोनों उनका पीछा करते हैं और इस बार उन्हें पता चलता है कि ये उसी बच्चे का फ्यूनरल है जिसका जन्म कल हुआ था, पर वो तो जिंदा था और सरपंच उसे कहीं ले गया था। क्या पता इसमें उसी का हाथ हो।
पर क्यों? अब कुछ ही देर बाद सरपंच पहली बार उन दोनों को देखता है। वो उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो माया उन्हें वही बताती है कि वो स्टूडेंट है और यहाँ पे पपेट हिस्ट्री के बारे में जानने आई है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उनकी एज पूछते हैं तो माया झूठ बोलती है कि वो 20 साल की है। जिसके बाद सरपंच कल उन दोनों को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही डरे हुए थे और सबसे ज्यादा तो डैनी। लेकिन माया उसे घर भेज देती है ताकि वो आराम कर सके और खुद जाकर वो खाने का सामान खरीदती है। एक शॉप पर उसे राठी नाम की लड़की मिलती है जो काफी शरीफ और अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस गांव में नई नई आई है, क्योंकि जब माया उसे अपने घर के बारे में पूछती है तो वो कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन उसकी नानी जो कि पीछे बैठी थी वो बताती है कि वो घर शैतान का है, वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए था। अब ये बात माया को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि वो लोग उसके मॉम डैड को शैतान कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जिसके पास 2 लोग आते हैं जो उसे यहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि ये घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो किसी रायू नाम की लड़की का है। अब डैनी सोचती है कि यही सही मौका है, इसी बहाने क्या पता उन्हें पेपर्स भी मिल जाए, इसलिए वो उन्हें सच बताती है, जिससे वो दोनों लोग कहते हैं ओ तो तुम ही हो रायू, फिर तो तुम्हें हमारे सरपंच के पास जाकर इस घर के पेपर ले लेने चाहिए। डैनी को उनकी बात सही लगती है और इसे उसकी दोस्त की मदद भी हो जाएगी। अब वो उसे बिना बताए दोनों के साथ सरपंच के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन यहाँ वो दोनों उसे जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे और ये बात डैनी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। एक आदमी उसके सर पे किसी चीज से वार करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसके आसपास वही लोग मौजूद थे, पर उनके साथ एक और शख्स था और वो था गांव का सरपंच। डैनी बार बार कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कुछ कोई जवाब नहीं देता। हम वहां पर कुछ नुकीले औजारों को भी देखते हैं, जैसे कि आज वो लोग डैनी की बलि देने वाले। लेकिन तभी वहां पे सरपंच की मां आ जाती है, जिसे देखकर डैनी को लगता है कि शायद वो उसे बचा लेगी, लेकिन वो तो उल्टा उसका गला काट देती है और फिर उसकी स्किन को उतार कर उसके शरीर से अलग कर देती है और फिर बाहर आकर उसे टांग देती है। लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये कि शैतान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब माया घर आती है तो डैनी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। यहाँ तक कि सरपंच के घर भी जाती है, लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। शाम से रात हो जाती है, लेकिन डैनी का कोई अता पता नहीं था। माया एक बार फिर से सरपंच के घर जाती है, लेकिन वहाँ किसी तरह का प्रोग्राम हो रहा था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। वहाँ माया को भी वो 2 लोग मिलते हैं जिन्होंने डैनी को मारा था। अब वो उससे भी पूछती है, लेकिन वो लोग भी उसे बातों में भटका देते हैं, जिससे माया की अब दिक्कतें और बढ़ने लगती है। वो घर आती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से डैनी यहाँ पर आई थी। उसी दौरान एक बच्ची उसके पास आती है जो उसे बताती है कि पास वाले घर में एक औरत माँ बनने वाली है। तो माया उसके पीछा करते हुए उस घर में पहुंचती है, जहाँ की खिड़की से वो जो देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। एक औरत ने बिना स्किन वाले बच्चे को जन्म दिया था जो बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ पे सरपंच भी मौजूद था जो उस बच्चे को पानी में डुबाकर मार देता है और ये देखकर माया की रूह कांप जाती है। उससे कुछ हल्की सी आवाज निकल जाती है जिससे कि सभी को पता चल जाता है कि बाहर कोई है। पर वहाँ उस बच्चे का बाप सरपंच से कहता है, आपने तो कहा था कि ये श्राप खत्म हो चुका है, तो फिर ये कैसे हुआ? यहाँ सरपंच के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। अभी गेट खुलता है तो वहाँ राठी थी, वही शॉप वाली लड़की। कुछ समय के बाद वो माया को लेकर उसके घर जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। उसे ये भी बता दी कि वही रायू है, लेकिन उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी अभी तक। पर यहाँ माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर दिन लोग क्यों मर रहे हैं और बिना स्किन के बच्चे यहाँ पर क्यों पैदा हो रहे हैं। तब राठी उसे एक अतीत की कहानी सुनाती है कि आज से कई साल पहले माया के दादाजी इस गांव के लीडर हुआ करते थे। उनकी लोग बहुत ही इज्जत करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो लीडर बन गया देवांगसु, जो काफी ज्ञानी और एक बहुत ही शार्प माइंडेड आदमी था। वो हर किस्म का काला जादू कर सकता था। कुछ समय के बाद उसने शांति नाम की लड़की से शादी कर ली। अब यहाँ आपको इन दोनों लोगों की शक्ल कहीं देखी देखी से लग रही होगी। जी हाँ, यही है माया के पेरेंट्स, शांति और देवांगसु। दोनों बहुत ही खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन आखिरकार 5 साल बाद शांति मां बन गई, लेकिन गांव में किसी ने भी उनके बच्चे को नहीं देखा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। दोनों ने खुद को घर में कैद कर लिया, खासकर देवांगसु। वो तो मानो अलग ही दुनिया में रहने लग गया था। पर उसके बाद गांव में कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। एक एक करके 3 छोटी बच्चियां गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं था कि असल में वो कहाँ गई। पर एक दिन देवांगसु अपनी छोटी सी बेटी रायू के साथ सालों बाद घर के बाहर निकलता है और सभी उसकी बेटी को देखकर हैरान थे। पूरे गांव में अलग अलग बातें फैलने लग गई थी। उनके घर की नौकरानी निया, जो कि सरपंच की माँ है, वो सबसे कहने लगी थी कि मैंने देवांगसु को कोई ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है। शायद उनकी बेटी को कोई बीमारी है, लेकिन यह बात उनसे जाकर कोई नहीं कर सकता। सभी उससे डरते हैं। लेकिन एक दिन गांव में बहुत ही भयंकर चीज होती है। जब सभी लोग देवांगसु का पपेट शो देख रहे थे, तभी उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है और वो वहां बैठे एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है।
यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी। लेकिन एक मेड ने रायू को बचा लिया और सिटी ले आई। तब से ही लेके आज तक इस गांव में श्राप चढ़ गया है जिसमें हर न्यूबॉर्न बेबी बिना स्किन के पैदा होता है, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से होते हुए आ रहा है। सरपंच का कहना है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें उस आदमी की बेटी यानी कि रायू की स्किन एक लेदर पपेट से बनाना होगा, जिसके बाद ये श्राप खत्म हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर गांव वालों को पता चल चुका था कि उन्होंने गलत लड़की को मार दिया है, वरना अभी तक श्राप खत्म हो जाना चाहिए था, और इसीलिए वो रायू को ढूंढना शुरू करते हैं। वो राठी के घर भी जाते हैं लेकिन उसने उसे छुपा लिया था। उनके जाने के बाद राठी उसे बताती है कि ये लोग तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। यहाँ राठी को पहले से ही पता था कि माया ही रायू है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करती है क्योंकि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ये श्राप कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, पर एक श्राप को दूसरे श्राप में बदला जा सकता है। अभी हमें एक और चीज पता चलती है, जो आदमी माया को मारने के लिए शहर गया था वो राठी का हस्बैंड था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी स्किनलेस पैदा हो, जिसे कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। लेकिन राठी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो उसे लेकर गांव के बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसी समय माया को न जाने क्या हो जाता है और वो वहीं गिर जाती है, और तभी उसके सामने 3 बच्चियों की आत्मा आती है। ये असल में वही लड़कियां थी जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। यहाँ में अतीत का एक और सच पता चलता है। हम देखते हैं कि अभी अभी शांति की शादी हुई है, लेकिन वो प्यार असल में सरपंच से करती है, ना कि देवांशु से। कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन निया जो कि सरपंच की माँ थी वो शांति को पसंद नहीं करती थी, और इसीलिए उसने काला जादू किया जिससे कि उसका बेटा शांति से दूर हो जाए और जो बच्चा उसके पेट में था वो पैदा होने से पहले ही मर जाए। उसका यह जादू काम तो करता है, लेकिन वो बच्ची मरती नहीं बल्कि बिना स्किन के पैदा हो जाती है। और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर देवांशु से देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने गांव के 3 छोटी बच्चियों को अगवा किया और उनकी बलि दे दी, जिसके बाद उसकी स्किन एक लेदर पपेट से बना दिया, जिससे कि कुछ दिनों बाद रायू ठीक होने लगी। लेकिन ये बात निया को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपने बेटे को झूठी कहानियां बताकर उसे अपने वश में कर लिया और देवांशु का खून करवा दिया। तब से ही लेके आज तक ये तीनों बच्चियों की आत्मा यहाँ भटक रही है। अब वो माया को तब से ही दिख रही है जब से उसने अपने पैर के कट से वो पेपर निकाला था, जो कि उसके डैड ने डाला था। वो असल में एक रक्षा कवच था। जिस दिन वो निकला उस दिन से ही माया को वो सब दिखने लग गया था, वो तीनों बच्चों की आत्मा। अब वो आत्मा उन्हें बताती है कि तुम्हें हमारे कंकालों को, हमारी स्किन को बस दफनाना है, जिसके बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा और सभी को मुक्ति मिल जाएगी। वो कंकाल अभी भी उनके घर में मौजूद है। माया ऐसा ही करती है, वो बेसमेंट से इन तीनों बच्चियों के कंकाल को बाहर निकालती है और फिर उन्हें दफना देती है। लेकिन इसके बाद भी निया को चैन नहीं था, क्योंकि उसे रायू के दादाजी ने कभी वो इज्जत नहीं दी जिसकी कि वो हकदार थी। इसलिए वो अब माया को मारना चाहती है। अब वो उसे पकड़ लेती है और उसी तरह से लटका देती है जैसे डैनी को लटकाया था। लेकिन इस बार माया सरपंच को बताती है कि उसने श्राप को सही कर दिया है, अब कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होगा। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब वो उसे मानने वाला था कि तभी वहां एक लेडी आकर सरपंच को बताती है कि श्राप खत्म हो गया है, हमारा बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है। तब माया सरपंच से कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन आपकी माँ ने आपके ऊपर काला जादू किया। अब ये सब जानने के बाद सरपंच पागल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो खुद को मान लेता है और अपने बेटे को मरता हुआ देखकर उसकी माँ भी खुद को मान लेती है। अब मियाँ अपनी जान बचाकर रोड की तरफ भागती है और एक ट्रक में बैठकर शहर आ जाती है। अब कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ती है। हम फिर से उसी गांव को देखते हैं जहाँ पर कुछ ठीक था, और अब कई सारे नए लोग भी यहाँ पर रहने के लिए आ रहे थे। और वहीं हम दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी को भी देखते हैं, पर तभी वहां उसे शीशे में निया की आत्मा दिखाई देती है। उसी दौरान उसके पेट से बच्चा बाहर आ जाता है और तब हम निया की आत्मा को देखते हैं जो उस बच्चे को खा रही थी। यानी कि राठी की नानी की बात सही थी, ये कर्स, ये श्राप कभी ठीक नहीं होगा, बस किसी दूसरे श्राप में बदल जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। निया की आत्मा इस पूरे गाँव में घूमेगी और जो भी बच्चा होने वाला होगा वो उसे ऐसे ही खा जाएगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीस आउट।